ये यहाँ पे that आएगा, पहले तो ये बात बता दूं. Use that for restrictive clause when we have essential information that is with the noun, linked with the noun. We have the information is essential. For example, वहाँ पे जो sentence था, the book they wrote, because this is necessary information for the book. Otherwise, the book, जैसे आपने बात की specific, तो अगर हम ये बात नहीं करते तो फिर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. ये इंफॉर्मेशन जो है वो इस नाउन के साथ कंपल्सरी है, लिंक्ड है. दिस इज नॉट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. तो द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ दैट एंड विच एज रिलेटिव प्रोनाउन इज when we have necessary information, specific information for that particular noun, then we use that as a relative pronoun. And when we have an extra information, not necessary one, we are just giving extra detail about that particular noun, then then the relative pronoun that we use, that is which. For example, इसको भी देख लें. A restrictive clause provides essential information about the noun. Without it, the sentence's meaning changes or becomes unclear. That is commonly used for things, not people. ये बात very simple है. अब वही बात उसने भी लिखी है. The book that I borrowed was very interesting. The book that, वहां पे वो ये था, पता नहीं लाइब्रेरी वाली बात थी. सेम ही ऑलमोस्ट. The book that I borrowed was very interesting. मैं कहता हूँ the book was very interesting, तो बुक की जो आगे जो इंफॉर्मेशन है उसके बगैर सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं. तो when we have an necessary information, we have restrictive clause, then we use that. Another sentence, the car that he bought is expensive. The car is expensive, the sentence is not complete. Which car? We are not clear about that. So this is necessary information about the car, about the noun. The car that he bought, the car that he bought is expensive. तो here जो आगे ये क्लास लगाई हमने he bought, तो ये इसके साथ he bought is expensive. ये necessary information about the car. दूसरा which है, which is used for सर non. जी. सर वो हमने स्टार्ट में दी लगाया ना डिपेंडेंट आर्टिकल, तो इससे भी तो पता चलता है ना कि हाँ डेट ही आएगा, आगे आएगा, क्योंकि द कार या द बुक जो भी है, वो हमें पता चल गया ना की बात करें, क्योंकि हमने आर्टिकल से उसको स्पेसिफाई कर दिया। देखिए मैं आपको स्टार्ट में भी बात की थी कि ये जो ट्रेडिशनल बातें हैं ना, कि दी लग गया तो ये हो गया वो हो गया, ये सारी हमने अपनी बनाई हुई बातें, को रूल नहीं है. मैं आपके साथ रूल शेयर कर रहा हूँ विच इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक. इस तरह के जो ग्रामेटिकल ट्रेडिशनल रूल्स हैं ना, जैसे आपने नाउन में देखा, या बाकी आगे भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे, वो ट्रेडिशनल रूल्स हैं कि पता नहीं ये हो गया तो दा लग गया. तो मुझे इस पे मैंने अपनी नोट किया, ये एक मतलब मॉडर्न जनरेटिव ग्रामर का रूल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. व्हेन वी हैव रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो इस तरह के ट्रेडिशनल रूल्स हैं, वहाँ पे एक्सेप्शन बहुत ज्यादा होती हैं. कभी वो फिट आते हैं, कभी फिट नहीं आते. कभी आपने पता नहीं क्या कहा कि दा लग गया, कभी दा लगता है, जिस तरह वो हमारे टेंसेस के ट्रेडिशनल रूल्स हैं कि जब आखिर में ता आए थे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कभी कभी ता ते के बगैर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. तो बहरहाल वो चीजें जो हम सर अपने बनाए हुए रूल. जी जी. आखिर एक में आप बात कर कंफ्यूजन। लें ना, मुझे मुझे खत्म करने दें, फिर आप बात करें. ठीक ठीक है, ठीक है सर। यूज विच समझ ना आए तो फिर बात करें, समझ आ गई तो फिर ट्रेडिशनल रूल को मैं आमतौर पर मानता नहीं होता. जो चीजें बस कभी फिट आती कभी नहीं आती, तो ये एक मतलब जेन्युइन मॉडर्न जनरेटिव ग्रामर जिसे हम कहते हैं, उसके ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं. तो इंग्लिश ग्रामर में वैसे इतने उस तरह के रूल्स नहीं होते. खासकर जो हमारे ट्रेडिशनल अपने देसी बनाए हुए रूल्स हैं, वो मैं कम कम नहीं मानते हैं इन चीज़ों को. हो सकता है फिट भी आती हूँ कभी. A non-restrictive clause adds extra information that isn't essentially the meaning of the sentence. तो non-restrictive clause कौन सी होती है? Which adds extra information, which is not necessary one. तो उसको, for example, the Eiffel Tower, which is in Paris, is famous landmark. Now, which is in Paris, this is extra information and this can be removed. हम ऐसे भी कह सकते हैं, Eiffel Tower is a famous landmark. Sentence is complete. The sense is complete. No need to say which is in Paris. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अबाउट Eiffel Tower नाउन. इस नाउन के बारे में
this is non-restrictive clause which is in Paris, extra information, not necessary one about the noun. तो इस सूरत में हम जो relative pronoun use करेंगे, that will be which. Another example, my laptop which I bought last year is working fine. मैं कहना ये चाहता हूँ कि my laptop is working fine. The sense is complete. No need to say which I bought last year. This is extra information about laptop noun. तो noun के बारे में simple अल्फाज में जब noun के बारे में जो information आगे आ रही है, that is necessary, that is part of that noun, without which the sense is not complete, we use that relative pronoun. And when we have an extra information, not necessary one about that particular noun, then we use which. मेरे ख्याल में इससे easy concept और कोई नहीं है, हम ये दाद दी के चक्कर में पड़े. तो बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं. आप इस पे आप कहना चाहते हैं तो बात कर लें. This is, I think, the simplest concept about the use of which or that as relative pronoun. ये मैं जो बात करता हूँ वो मॉडर्न जो जनरेटिव ग्रामर है उस पर बात करता हूँ. देसी रूल्स ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन आई कांट से एनीथिंग अबाउट दोज. क्लियर हो गया तो बस ठीक है. आखिर में फिर हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे आज. एक और इस तरह की चीज़ जो ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है, वो मैं डिस्कस करता हूँ. दैट इज अबाउट फ्रेज एंड क्लास. क्योंकि ये चीज़ें जो बेसिक्स है ना, सेंटेंस के साथ क्लास, फ्रेज, क्योंकि आगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लासेस के रूल्स पढ़ेंगे, तो उन रूल्स के बगैर, इन चीज़ों के समझ के बगैर फिर रूल समझ नहीं आएंगे. तो what is phrase and what is clause, and then dependent and independent clause, ये बहुत ज़रूरी है. इनके बगैर हमें आगे जो मैं रूल्स डिस्कस करना चाहता हूँ, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के रूल्स, वो फिर इनके बगैर समझ नहीं आएंगे. देन वी विल आल्सो डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. तो ऑलमोस्ट 10 काइंड्स आर देयर. तो ये इस पे अक्सर मैंने पेपर में देखा है, क्वेश्चन आता है कि अंडरलाइन क्यों होता है, एंड पूछा जाता है कि द अंडरलाइन फ्रेज इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेज या क्लाज. फिर आगे फ्रेजेस से पूछा जाता है कि एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, नाउन फ्रेज है. फ्रेजेस आर इन इंग्लिश वेरी ट्रिकी. तो फ्रेज और क्लास का डिफरेंस क्या है, और फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होती है. तो फ्रेज इज नॉर्मली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब पेयर. It's a group of words. It gives incomplete sense. It doesn't give full complete meanings. And the simplest identification of phrase is it doesn't have subject verb combination. जो phrase होता है ये part of sentence है, और ये इसमें subject और verb के combination नहीं होता, incomplete sense देता है. ये तीनों बातें इसमें लिखी हुई हैं. इट्स एक्ट एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग्स, कंप्लीट आइडिया. क्लास क्या है, आगे इसकी एग्जांपल हम देखेंगे. फ्रेज और क्लास में डिफरेंस क्या है. जबकि क्लास जो है इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग. एंड समटाइम इट इज इंडिपेंडेंट. It can stand on its own. It gives complete sense. But sometimes it is dependent. It cannot give complete sense. ये अपने तौर पे complete meaning नहीं देता. For example, she is studying. तो ये independent clause है, complete sense दे रहा है. I am teaching tenses. We are living in Ahmedabad. These are complete sentences. Independent clause है. डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, जैसे इसमें आगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ होते हैं, कभी कामा है, सेमीकोलन के साथ, हम सेपरेट हम उसमें काइंड ऑफ सेंटेंसेस. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह. उसमें ये चीज़ मैं वही स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन समझा कि उससे पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं. तो बड़ा ट्रिकी है सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस. तो उससे पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं. फिर सब्जेक्ट एग्रीमेंट के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं. बिकॉज शी वॉज टायर्ड. When we have this sentence, because she was tired, it's subject she tired. इसमें subject भी है और verb भी है, लेकिन ये dependent clause है. It doesn't give complete meaning. Clause है because इसमें subject verb combination है, लेकिन complete meaning नहीं देता. ये dependent clause है. It needs some more information to complete its sense. He did not attend the class because she did not attend the class because she was tired. अब ये complete हो गया सेंस.
बिकॉज शी वॉज टायर्ड, अकेला ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। इस तरह की क्लास को व्हेन वी हैव दिस स्ट्रक्चर, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन है लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है। आप कुछ एग्जांपल देख लें इसकी। द टॉल बॉय, पूरा पूरा सेंटेंस है, द टॉल बॉय वन द रेस। इसमें द टॉल बॉय, इसमें एक्ट एज ए नाउन, ये फ्रेज है और ये नाउन फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज इसने जैसे लिखा है, द चाइल्ड फुल ऑफ एनर्जी ran अराउंड द पार्क। फुल ऑफ एनर्जी, इट्स डिस्क्राइबिंग अ नाउन, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। फुल ऑफ एनर्जी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इनकम्प्लीट सेंस है, पार्ट ऑफ अ ग्रुप, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। ये एडजेक्ट, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ फ्रेजेस को, मैं सिर्फ फ्रेज बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही विद ग्रेट एफर्ट शी कंप्लीटेड द टास्क विद ग्रेट एफर्ट, तो विद ग्रेट शी कंप्लीटेड द टास्क की क्लास है, विद ग्रेट एफर्ट ये फ्रेज है। कौन सा फ्रेज को छोड़ दें हम, इसको हम डिटेल से हम हर फ्रेज को पढ़ेंगे, उसकी क्या मेन हेड कौन होता है, उसके साथ सपोर्टिंग कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, क्यों उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, क्यों एडजेक्टिव। दिस विल बी अ डिटेल टॉपिक लेटर ऑन। इन द मॉर्निंग, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ऑन द चेयर, ये सारे प्रैक्टिस फ्रेजेस हैं। तो इनका कुछ थोड़ा बहुत मतलब थे लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। वी विल लीव इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग इट्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो फ्रेज इज, in a nutshell, phrase is a part of a sentence that doesn't contain subject and verb combination, does not give full meanings। और क्लास की कुछ एग्जांपल देख लें। She sings beautifully, complete sense, independent class। I love reading books, subject verb combination, complete meaning, it's a class। Because she was late, ये एक सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट वर्ब तो है, वर्ब भी है, was सब्जेक्ट भी है ही, बट it needs more information to complete full meaning, तो ये डिपेंडेंट क्लास है। although she tried her best, although she tried her best, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, she tried भी वर्ब, but it needs a man clause, it needs more information to complete the sentence, ये भी डिपेंडेंट क्लास है। So the difference between phrase and clause is phrase doesn't have subject verb combination. It does not give complete meanings, while clause it has subject verb combination, and sometimes it gives complete sense, complete meaning, and sometimes it doesn't. Dependent and independent clause, but in both the clauses, whether it's independent or dependent, we have subject and verb combination. So today's discussion was about phrase and clause, और बाकी जो प्रोनाउन के साथ से जो चीज़ें रहती थी, विच और दैट, फिर डिस्ट्रिक्टिव और नॉन डिस्ट्रिक्ट क्लास। फिर एक और चीज़ भी इससे रिलेटेड है कि वी हैव डिस्कस्ड, उसकी साइड स्लाइड नो मैं आप कैसे डिस्कस करता हूँ, फिर इन दो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको आप करेंगे। तो हमारा पहला ये दो टॉपिक्स के साथ रिलेटेड जितना भी जो चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें जो मैंने लिस्ट शेयर की थी आज आपके साथ, नाउन, केसेस ऑफ नाउन, उसके साथ फिर pronoun, antecedent, determiner, different kinds of pronoun, reflexive emphatic pronoun का difference, और antecedent, ये सारी चीज़ें। और फिर relative class में that और which की जो technical point है ये हो गया। फिर इस तरफ से और class का difference। एक और चीज़, object हमने किया था, object, direct object और indirect object। इस पे मैंने आपसे पूछा कुछ नहीं, वो टेस्ट नहीं दिया, तो इस पे भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसके साथ साथ जिसमें चार चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट जो आम तौर पे बड़े हाई लेवल पे पढ़े लिखे लोग इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको, मेरे पास वो स्लाइड तो मैं नहीं उसमें कुछ कर सका, लेकिन मैं बात करता हूँ, हो सकता है समझ आ जाए। ऑब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, क्लियर सी बात है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इट रिसीव्स द एक्शन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन
nominal pronoun receives the direct object. ये एक्शन सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव नहीं करता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है. इट आंसर्स द क्वेश्चन फॉर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी, ही गेव अ गिफ्ट टू मी. ही गेव व्हाट? गिफ्ट. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. टू हुम डिड ही गिव द गिफ्ट. फिर इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मैं जो पेपर देखता हूँ या हमारे सामने आते हैं, उसमें अंडरलाइन करके ये 4 चीजें पूछी होती हैं: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. आई थिंक आई लेफ्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में बाद में शेयर भी कर लेता हूँ. मैं फर्स्ट आई ट्राई टू एक्सप्लेन. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन और एडजेक्टिव. यहाँ पे एडजेक्टिव भी साथ आ गया. वैसे जो ऑब्जेक्ट होता है इट इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे आमतौर पे हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यू लुक हैप्पी टुडे. तो हैप्पी को अंडरलाइन किया होता है, और मैंने बड़े लास्ट 3-4 दिन पहले हमने कॉलेज के टीचर्स का टेस्ट लिया था, तो वहाँ मैंने ये चीज़ें दी हुई थी, तो उन्होंने अक्सर ने इसको हैप्पी को ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था. बीएस इंग्लिश इंग्लिश के टीचर्स की हम टेस्ट ले रहे थे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में. सर 18-19 के पार्टिसिपेंट से, तो मैंने जहन में वो चीज़ आ गई. तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्या है? नाउन और प्रोनाउन. बट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इट्स अ नाउन और एडजेक्टिव that gives more information about the subject. If it gives more information about the subject, it's subject complement. And when it gives more information, it verifies that it gives more information. It says something about object. Then it is object complement. For example, subject complement क्या है? सिंपल से जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला कि you look happy. तो happy is an adjective that gives more information about you, subject. It's a subject complement, and these are linked by subject, and subject complement are linked by linking verbs. ये seem, look, is, am, are, these are called linking verbs. ये helping verb नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ. is, am, are, was, were ये helping verb नहीं है, यहाँ पे नहीं है. helping verb है, लेकिन these can also be main verb. main verb की kind है linking verbs. तो ये linking verb है. जैसे मैं तो I am a teacher, तो इसमें टीचर को अंडरलाइन किया जाए, पूछा जाए, तो लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आई विच द सब्जेक्ट. तो लिंकिंग वर्ब इसमें आ गया. आई एम अ टीचर. एम इज अ लिंकिंग वर्ब दैट इज कनेक्टिंग सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो ये सिंपल है. यू लुक बिजी टुडे. दे आर many students are absent today. Absent is subject complement. I hope it's clear. इस पे मजीद भी मैं आपको साथ शेयर कर लूंगा. And what is object complement? Object complement gives more information about the object of the sentence. For example, I appointed, मेरे ख्याल में बाबर था. I appointed Babar the coordinator of the group. अब इसमें coordinator क्या है? Coordinator ये object complement. It gives more information about Babar. Babar क्या object? I gave whom क्या बनाया? I gave Babar. बाबर ऑब्जेक्ट है, और बाबर के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ड मॉनिटर, कोऑर्डिनेटर. या ये कह सकते हैं द टीचर मेड हिम मॉनिटर. तो टीचर मेड हिम, द टीचर मेड किसे? हिम ऑब्जेक्ट है, और उसे क्या बनाया? मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, मॉनिटर इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. आई होप नाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो क्लियर टू यू. आमतौर पे लोग इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. पहले ये बात समझ जरूरी है. फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को आमतौर पर मिक्स किया जाता है. कॉम्प्लीमेंट में फिर 2 चीजें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो आमतौर पे जो हमारे टेस्ट होते हैं इस तरह के एमसीक्यूज बेस्ड, इनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं. कोई भी इसमें सेंटेंस का कोई वर्ड अंडरलाइन किया होता है, उसमें पूछा जाता है कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या नहीं सब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज